वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान BS नर्सिंग, राजस्थान JNM, राजस्थान पैरामेडिकल, राजस्थान फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज ये हमारा वीडियो होने जा रहा है केमिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, राजस्थान BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री का। ठीक है, बायोलॉजी का हम डिस्कस कर चुके थे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सितंबर मंथ में एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो होता है से नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, जल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SCCl के एकक कोष्ठिका द्रव्यमान समान है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो सिंपल हमारे लिए जो CSCl के एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान समान है वो है, इसमें 1 आएगा दोनों में, तो सिंपल सी बात है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकक कोष्ठिका कितना अंश कॉपर घेरता है जब उसका साधन FCC में होता है? अगर आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऊपर इंग्लिश मीडियम भी दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द ऑक्यूपाइड द कॉपर व्हेन इट FCC। ठीक है, तो इसका सारा आप ले सकते हो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 74%, ऑप्शन बी। और इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया था मैंने, FCC सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी परिवर्तन निलयन के बनने को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट आइडियल? अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इस कंडीशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा G का मान नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा S का मान पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा H का मान कितना 0 होना चाहिए और डेल्टा V का मान 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन जिसमें दी हुई ना, वो इसका आंसर होगा। तो ये कंडीशन जिसमें डेल्टा G नेगेटिव हो, डेल्टा S पॉजिटिव हो, डेल्टा S पॉजिटिव हो और डेल्टा H 0 हो, डेल्टा V 0 हो, तो ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38, कितना आसान है पेपर, इसमें तो मेरे को पता है आप ऐसे में से लेके निकलोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं और आंसर देने का प्रयत्न किया करो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है C6H6CH3OH, C6H5NH2 और C6H5NO2 का क्वथनांक ये क्रम से ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कम रेखा पर सबसे अधिक किसका होगा? ठीक है, इनमें से किसका दाब कमरे के टेम्परेचर पर अधिक होगा? तो बताइए किसका होगा? तो सिंपल CH3OH का होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि अगर आपने पढ़ी होगी NCERT तो वहीं से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलते आगे। 39, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो फिर इसका आंसर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लेते हैं। जब 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक 100.114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरिया का आणविक भार 60.1 होता है। जल का Kb क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको Kb का फॉर्मूला लगाना होगा और उसको कैसे सोल्व करते हैं ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से सोल्व होगा ये सब मैंने बताया हुआ है। अब आप बोले कि सर बताओ ना इसका आंसर, तो ये होगा 0.513। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना करो, इसके हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत सारा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे बाद में। चलते आगे, अगला है हमारा फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? सक्रिय ऊर्जा को घात करनी, यानी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इसके लिए? एक्टिवेशन एनर्जी सो सिंपल 21.2। ठीक है, ये होगी इसके लिए, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये तो सबको आना चाहिए, सबको मतलब सबको, अगर नहीं आ रहा है ना तो अपने आप को चापड़ मार लो। अभिक्रिया की कोरी अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। कोरी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, तो आप इंग्लिश का यूज़ कर लो कि ये कोरी क्या होता है।
द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो सिंपल इसको जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिक्रिया की कोरिदर नियम समीकरण के अभिक्रिया प्रतिवाद का जोड़ा है। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है गाइज, हमको भी बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अभी 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, यानी कि 2012 तक का भी हमको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ठीक है, और टाइम बहुत कम है हमारे पास। चलते आगे। कोलाइड कण का आयतन वीसी, विलय कण का आयतन वास्तविक विलय में वीटी तथा निलंबन कण का आयतन वीसी के विरुद्ध संबंध है। ये संबंध यानी कि रिलेशन आपको याद करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। सो गाइस जिसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है, देखो कौन सा सही होता है इसमें, VS जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए VC से। ठीक है, और सबसे कम VT होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जिसमें सबसे कम VT दिया हुआ हो और सबसे ज़्यादा VC दिया हुआ हो, ये हमारा VS दिया हुआ है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें VS ज़्यादा है और VT कम है। ठीक है, चलते आगे। टिंडन परिणाम निम्न में किस में दिखता है? सिंपल, ये कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन, टिंडन प्रभाव इसमें दिखता है, ये तो आपको पता होना ना चाहिए। कोलाइड में दिखता है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आयन की एक कोलाइडल विलय के लिए स्कंदन क्षमता निम्न में से किस पर डिपेंड करती है? बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। केवल आकार पर, केवल आवेश पर, केवल आवेशों के परिणाम पर, आवेशों के परिणाम और संकेत दोनों पर। बताइए। सो आपने अगर NCERT पढ़ी होगी तो इसका राइट ऑप्शन आप दे पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि आवेशों के परिणाम और संकेत दोनों पर डिपेंड करती है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए गाइज किस प्रकार के सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके RHS एंट्रेंस एग्जाम में, पता लग गया होगा आपको। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर समझाने वाली बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, MCQs किए हुए, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे दो, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप टिक लगा के आ जाओगे। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? सिंपल सी बात है, सांद्रता पे, टेम्परेचर पे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए उस पर, या फिर सभी पर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है ना NCERT में, तो आप इसका राइट ऑप्शन दे आओगे। मैंने तो दे रखा है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है, तो मैं तो बता दूंगा ना, क्योंकि सांद्रता भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी करेगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बताइए गाइज, आपकी जो केमिस्ट्री में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा है और समझने वाले न्यूमेरिकल बहुत कम है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, 46। इसको भी हम देखेंगे। 46 पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए ये अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, इतना वोल्टेज है, अपी की साम्य व्यवस्था सांद्रता क्या होगी अगर एक लोहे के टुकड़े को जिंक विलयन में रखा जाए? तो इसका थोड़ा न्यूमेरिकल करना होगा, और इसका न्यूमेरिकल मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा न्यूमेरिकल करने में, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.4 × 10⁻11। ठीक है, बट ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, चलते आगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन। दूसरी सारे मर्दा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं या तथा उभयधर्मी होते हैं? अधिक सारे तथा उभयधर्मी, प्रबल सारे, या फिर उदासीन न्यूट्रल? बताइए। दूसरे सारे मर्दा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो अधिक अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। तो ये किस में दिया हुआ है? तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 48। सारे धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? बताइए। कितने इजी क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, ये देखिए 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, RHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। सारे धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, उल्टा होता है। तो बताइए सारे धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रबल अम्लीय, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड, या फिर वीक बेस? बताइए। सिंपल, स्ट्रॉन्ग सार। ठीक है, ओके, क्लियर। अब बताइए इसमें क्या समझाने वाली बात है। चलते आगे को। 49। निम्न के परमाणु त्रिज्या का कौन सा संबंध सत्य है? आपको परमाणु त्रिज्या यानी कि आपको जो इनकी करेक्ट एटॉमिक रेडिएशन है, वो रेडियस होता है ना इसका त्रिज्या, वो पता होना चाहिए, रेडियस। ठीक है, तो बताइए
कौन सा समझ सकते हैं? वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, यहाँ पर रोक सकते हो, सोच सकते हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, सबसे कम लिथियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा, सोडियम का उससे ज़्यादा, कैल्शियम का उससे ज़्यादा, पोटेशियम का। ठीक है, तो जिसमें भी दिया है उसको टिक कर दो। सिंपल, फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट ही हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो कितना सिंपल है और कितना आसान है। चलते आगे की ओर। 50, यहाँ पर कुछ NO2 प्लस NO2 माइनस और NO2 के बंद कोण किस रूप में संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। अगर पढ़ा होगा तो ईजिली आप इसको कर सकोगे। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी हम बाद में समझेंगे, क्योंकि उसके लिए समझाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है N2F2 के नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है ना तो अपने आप को थप्पड़ मार लो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तुक्के मत लगाना, तुक्के लगाओ तो सोच समझ के लगाना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका संकरण क्या होगा। N2F2 का संकरण होगा sp2। सिंपल, तो संकरण तो आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ, हाइब्रिडेशन, देखो सब 12th पास करके आए तो आपने संकरण तो 11th 12th में पढ़ लिया होगा, हाइब्रिडेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, चलते आगे। सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिखा दिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे, कोई भी 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो किस रूप में पाया जाता है बताओ। S8, S4 या फिर S2, बताइए। इंटेलिजेंट सवाल है, थोड़ा दिमाग लगवाने की बात है क्या। बचपन में पढ़ते आए हम, 10वीं में 11th में सब में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो हमारा जो सल्फर होता है ना, वो प्रकृति में S8 में भी पाया जाता है, S4 में भी पाया जाता है और S2 में भी पाया जाता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर के सभी आ जाएंगे। ठीक है, चलते आगे की ओर। 53, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ClF3 अणु का आकार क्या है। अब ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, आपकी जो बुक है केमिस्ट्री की, उसमें इजीली दिया हुआ है कि किसका आकार किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर छुटा हुआ है पिरामिडल। ठीक है, तो ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बताइए कि कैसा होता है इसका आकार। सो सिंपल, टी आकार का। ठीक है, चलते आगे। जटिल आयन COF6 और COCN6 है तथा ये क्या है, दोनों अनुचुम्बकीय, दोनों प्रतिचुम्बकीय या फिर अनुचुम्बकीय तथा प्रतिचुम्बकीय, क्रमशः प्रतिचुम्बकीय अनुचुम्बकीय। बताइए, दिमाग लगाने वाली बात यहाँ है थोड़ी। देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये तो अनुचुम्बकीय होगा और ये प्रतिचुम्बकीय होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तब हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन अनुचुम्बकीय, क्रमशः प्रतिचुम्बकीय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे की ओर। 55, हमारे जो क्वेश्चन था 54 तक हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 55। 55 पे हमारा जटिल आयन के जो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि मध्य धातु का संकरण क्या होगा यदि इनका चुंबकीय आघूर्ण 3.5 BM से अधिक है। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए संकरण से 2 क्वेश्चन आगे देखो हाइब्रिडेशन से, तो आपको हाइब्रिडेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन sp3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है एल्काइड हेलाइड के SN2 के अभिक्रिया का सही क्रियाशीलता का क्रम बताइए। ये देखिए, आपको ये SN1 का भी पता होना चाहिए, SN2 का भी पता होना चाहिए, और ये सब आप पढ़ के आए हो, तभी तो आपने 12th पास किए। 56, देखिए इसमें जो मिथाइल होगा सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, यानी कि कुछ नहीं, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि इसमें मिथाइल पहले, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, सिंपल। तो ये देख लो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे की ओर। 57, अगला क्वेश्चन है निम्न कार्बों को बढ़ती हुई स्टेबिलिटी के रूप में हमको इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। सो सिंपल सी बात है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल के बढ़ते क्रम में तो ए, इसके बाद क्या होगा
सबसे ज़्यादा बी का होगा, ठीक है। अस्थायित्व का बढ़ता क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा कम इसका और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, बी का, और मिडल सी का है। यानी कि सबसे कम होगा ए का और सबसे ज़्यादा होगा बी का, तो सी ऑटोमेटिक मध्य में आ जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन देख लो, जिसमें हमारे पास बी सबसे हाईएस्ट हो तो वो तो ऑप्शन बी में ही है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके RHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको ओनली 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टाइम का भी थोड़ा मैनेजमेंट करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी आपको सवाल पे। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर टाइम बचता है ना फिर जाके उनको टाइम दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58, निम्न में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपने ये 7.2 की क्रिया है, 7.1 की भी क्रिया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, इनको पढ़ के आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ के जवाब दीजिए इनका। गलत कौन सा है, देखो इसमें जो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमारा पढ़ा हुआ ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। NCERT में पढ़ा था और ये भी सत्य है। ऑप्शन सी सही नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सा सही समपक्ष अम्ल की प्रवृत्ति है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। एसिडिटी की प्रवृत्ति, ठीक है। सो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे को। द्वितीय हैलाइड प्रबल सारे नाभिक रागी के साथ गर्म करने पर मुख्यतः देगा, क्या देगा, SN1, SN2 या फिर E1 उत्पाद या फिर E2 उत्पाद। ऑप्शन डी, ठीक है, E2 उत्पाद देगा प्रोडक्ट। ओके, चलते आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 61, प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रियता का मुख्य उत्पाद क्या है। निम्न प्रबल HF की उपस्थिति में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रियता, ये भी आपके NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। तो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा, और क्या होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये होगा। चलते आगे। निम्न में से कौन सा अभिकारक प्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, तभी तो मैं बोलता हूँ NCERT पढ़ो और वो जो बुक मैंने बताई थी आपको उसको पढ़ो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको तो बस टिक लगाना है, ठीक है। तो कौन सी प्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है, देखो टोल्यूइन भी देता है, नाइट्रोजन बेंजीन भी देता है और बेंजोइक एसिड भी देता है। यानी कि इस सवाल को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन देता है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन देता है प्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो इसको आप कर दोगे। ये पता नहीं होना चाहिए कौन नहीं देता। आपको अगर ये पता है ना कि कौन देता है, आप सही करके आ जाओगे। तो वैसे ऑप्शन बी हमारा जैसे को छूट गया, क्यों, क्योंकि नहीं देता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात थी। चलते 63, निम्न में से 63 कहाँ चला गया हमारा। अगला सवाल है हमारा 63, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पाद देगी जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह स्थापन अभिक्रिया होगी। इंग्लिश का सारा ले सकते हो, इंग्लिश ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। बताइए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फोनीकरण, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलते आगे 64, निम्न में से किस एमिनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग एमिनो एसिड कंटेन एरोमेटिक रिंग। ये 4 ऑप्शन है, बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते आगे की ओर 65, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्रोटीन में उपस्थित कौन सा एमिनो एसिड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का ऋणावेश से, जिसका जो है नैनोमीटर है इसका लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ी सी, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रो, ठीक है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन है। सिंपल सी बात है, आपको स्टार्टिंग कोडोन और एंडिंग कोडोन यानी कि जो समाप्त करने वाला होता है, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग तो आप अगस्त से याद रख लो, अगस्त यानी कि
AUG, यानी कि आपके फॉर्म अगस्त में स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख लो। तो अगस्त और एंडिंग क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंडिंग कोडॉन कौन सा है ये पूछा जा चुका है प्रारंभिक तो, बट आपको एंडिंग वाला बताना है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग तो क्या होता है AUG, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारा, फिनोल किस यौगिक में क्रिया के बाद बेक्लाइट बनाता है। अगर फिनोल के बारे में नॉलेज है थोड़ी सी भी, आप इसको सही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला है हमारा 68, 3 आवेश यहाँ पर दिए हुए, आप इसको पढ़ सकते हो, का द्विध्रुव अवगुण होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, हमारे केमिस्ट्री का जो RHS BS नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर था 2019 का कंप्लीट हो चुका है। अब आप पूछेंगे सर वो उनकी फुल डिटेल चाहिए, जैसे कि कुछ इसमें न्यूमेरिकल थे, उन सवालों के किस प्रकार से उनके आंसर होंगे, ठीक है। हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल थे, कैसे हुआ, किस प्रकार से इनको समझना है आपको, जैसे कि इनकी ये हो गया, ठीक है। तो इनको समझना अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका फुल डिटेल वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फुल डिटेल वीडियो लिखा हुआ मिलेगा, उस पर लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना है। तो उस फुल डिटेल वीडियो यानी कि आपका ये जो पेपर ना इसका रिव्यू मिलेगा, यानी कि उसमें फुल डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आपको ये जो सवाल थे ना न्यूमेरिकल, उनके आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में और पा लीजिए उस वीडियो को, जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है।